अंबिका, एम आई ऑडिबल? अंबिका, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो। अरे वो मैंने ना पूछा था, तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ना। ओके। तो पहले जो हम कल थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वो हम रिपीट कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन दैट। फर्स्ट एंट्री इज तो थर्ड क्वेश्चन जो था, नाउ टेक आउट योर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री यही थी क्या? बिकॉज डायरेक्टली गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर की एंट्री करनी थी, विच इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। एंड अनदर एंट्री इज इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मौली एंड पूनम। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इट इज द चैप्टर, एंड टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ द चैप्टर। अभी आपको जितने क्वेश्चन समझ में आ जाए, वेल एंड गुड, आप देख लेना। अदरवाइज जो कल वाली रिकॉर्डेड वीडियो है, कल वाली जो क्लास है, वो एक बार आप देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इट इज़ जस्ट 2 डेज। सिर्फ 2 दिन का चैप्टर है ये। कल मैंने हाफ करवा दिया था, हाफ आज हो जाएगा। तो आज जितना हो सके उतना आप देख लो। और कल वाला चैप्टर अगर आप देख लोगे, कल वाली वीडियो और आज वाली, तो दोनों में आपको कवर हो जाएगा। टेक आउट योर बुक्स एवरीवन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये फर्स्ट 2 एंट्री सबको क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? 1,50,000 सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और कितना परसेंट था कॉस्ट पे प्रॉफिट? कॉस्ट पे है, सेल्स पे है? अच्छा, सेल्स पे ही है। तो सीधा 1,50,000। आप चाहो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट कॉस्ट निकाल सकते हो। ये जो है, इसका 33.33% क्या है? 33.33/100। सीधा सेल्स पे ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बने। तो सीधा जो सेल्स है उसका 1/3 निकाल लेंगे, 33.33। इसका मतलब ये जो सेल्स है, इसमें हाउ मच प्रॉफिट इज इंक्लूडेड? हाउ मच प्रॉफिट इज इंक्लूडेड? 50,000। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो जो इसकी कॉस्ट है
दैट इज व्हाट 1,00,000 रुपीज। तो हमने एंट्री कर दी इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,00,000। यहाँ तक क्लियर है ना? नाउ द सेम थिंग विच हैज अराइजन yesterday also, and what are the options available for that? In a particular question, you have to do the entries of the current year as well as of the next year also. अभी भी ये वाले गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास। ऑन 31st मार्च और 31st दिसंबर वॉट एवर द क्लोजिंग डेट इज, तब तक हमें कस्टमर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हमें पता है उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर या गुड्स अवेटिंग फॉर अप्रूवल। क्लियर है ना यहाँ तक? तो उसकी हम आपको पता है ये दो एंट्री करते हैं, एक सेल्स की रिवर्स एंट्री करेंगे, एक इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट इसमें क्या बोल रहे हैं, पढ़ो आगे क्या है थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड the customer have accepted goods equivalent to 75% of the sale. तो customer have accepted the goods 75% of the sale. तो वो वापिस हमारे लिए क्या हो गई? वो सेल हो गई क्या? और ये अमाउंट कहां से आया है? 1,12,500 कहां से आया? जो टोटल 1,50,000 है उसका 75%। हाँ जी, 1,50,000 का 75%। ओ 1,12,500। Now what about the rest 37,500? Finally customer have accepted the goods of accepted goods 75% only. अब देखो, कल हमने एक बात करी थी कि ये तो एक्सपायरी पीरियड के बाद की बात है। नाउ इधर देखना, सपोज करो दिस डेट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस दिस डेट इज 31st मार्च। ये वाली एंट्री 31st मार्च को ही है। 10th अप्रैल तक का पीरियड है। मैक्सिमम जो अप्रूवल पीरियड है वो कब तक का है? 10th अप्रैल तक का। मतलब कस्टमर हैज टू रिप्लाई यस टिल 10th ऑफ अप्रैल। अभी जो आप ऑनलाइन में देख रहे थे, एक बार ऑनलाइन में देखना कि ये जो बैकग्राउंड है ये सही दिख रहा है क्या? इसने भी अभी स्टार्ट किया था। हाँ, तो इट इज 10th अप्रैल। अब सुनो, 10th अप्रैल तक का क्या है? अप्रूवल पीरियड। अब दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? 1st अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ईयर, न्यू अकाउंटिंग ईयर। अभी भी गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास। और वो गुड्स कस्टमर के पास क्यों है? ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल और रिटर्न। सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल और रिटर्न। तो हम वापस से अपना प्रोसेस चालू कर देते हैं। 1st अप्रैल को 100% गुड्स को सेल मान लेते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर तो आप सही हो कि जो अप्रूवल कर लिया उसकी तो कोई एंट्री करनी नहीं है, और रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। इज दैट क्लियर? बट अनदर वेरी नाइस ऑप्शन इज दैट अगर हम 1 अप्रैल को उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, अगर 1 अप्रैल को उसकी कोई एंट्री नहीं करते, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है? जो मेरे गुड्स है या तो कस्टमर ले लेगा या कस्टमर क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। दो ही ऑप्शन है। तो एक बात आप समझो, अगर कस्टमर ने गुड्स ले लिए, जैसे इसमें ले लिए, कितने ले लिए? 75%। तो उसकी एंट्री हमने क्या कर दी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब भी कस्टमर ने अप्रूवल दिया, वी हैव डन द एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब उसमें जो सेल्स रिटर्न है उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। नो एंट्री विल बी मेड। हाँ जी, आप मुझे रीजन बता सकते हैं? हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछा
कि इसमें अपन ने 1,12,500 की एंट्री कर दी क्योंकि लिखा हुआ है कि कस्टमर ने 75% गुड्स अप्रूव कर दिए। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो रेस्ट ऑफ द 25% की कोई एंट्री नहीं होगी। व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट? एक तो ये बोल रहे हैं कि हमने माल बेचा ही नहीं तो वापस कहाँ से आएगा, और बोलो। हाँ, ही इज एब्सोल्युटली राइट। व्हाट्स योर नेम? अंश। ऑन 31 मार्च हमारी अकाउंटिंग में पूरे के पूरे गुड्स जो स्टॉक था वो हमने ऑलरेडी अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लिया गया। इसका मतलब वो गुड्स एज पर आवर बुक्स, फिजिकल नहीं, एज पर आवर बुक्स, वो गुड्स ऑलरेडी हमारी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हमें दोबारा उसके सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं करनी क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। हमने जैसे ही ये एंट्री करी इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, इट मींस वी हैव एडेड दोज ऑल गुड्स इन आवर क्लोजिंग स्टॉक, और वो गुड्स अब बुक्स के अंदर हमारे स्टॉक में है। अब खाली एक ऑप्शन बचेगा कि उसको जो गुड्स है वो फिजिकली मुझे देने हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी बिकॉज अकाउंट्स में वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी क्या है, वो रिकॉर्डेड है। तो आपको क्या करना है, दोबारा सुन लो। अगर अंबिका एंड समीक्षा दे आर आस्किंग कि सर क्वेश्चन में 75% ऑफ द कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ, एक लाइन देखो लास्ट में, इक्विवेलेंट 75% ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। अच्छा, आईसीआई वाले में कॉस्ट पे लिखा है, तो चाहे वो कॉस्ट पे लिखा है चाहे सेल पे लिखा है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि हम एंट्री सेल की कर रहे हैं। एंट्री किसकी कर रहे हैं? ऑब्वियसली सेल की एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी? अंबिका एंड समीक्षा, वी आर डूइंग द एंट्री ऑफ सेल, तो सेल की एंट्री कौन से प्राइस पे होती है? हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। चाहे उसने कॉस्टिंग के 75% एक्सेप्ट किए, उसको अपन कॉस्ट में थोड़ी बेच देंगे। आर वी गोइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट एट कॉस्ट ओनली टू द कस्टमर? हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे नहीं करेंगे? सेल्स एंट्री हमेशा सेल प्राइस पे होगी, ये सेलिंग प्राइस पे है ना कि कॉस्ट पे। ओके ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो गुड्स हैं इतने तो हमने सेल कर दिए, रिमेनिंग गुड्स ऑलरेडी देयर आर इन द अकाउंट्स, उसकी अलग से कोई एंट्री नहीं करनी। तो दोबारा सुन लो क्या करना है। आफ्टर क्लोजिंग द डेट, आफ्टर क्लोजिंग द, देयर आर टू ऑप्शन, आइदर कस्टमर विल एक्सेप्ट द गुड्स और कस्टमर विल रिजेक्ट द गुड्स। अगर आपने ये वाली एंट्री कर दी है, दिस एंट्री इज डन, अगर कस्टमर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तब तो एंट्री क्या करनी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, नो एंट्री, बिकॉज द गुड्स ऑलरेडी हैव बीन रिवर्स्ड, बिकॉज द गुड्स ऑलरेडी हैव बीन रिवर्स। बस इतना सा काम करना है। समझ में आ गई ना कहानी? हाँ बेटा। वो तो ऑलरेडी यहाँ पे कर दी पूरी की 100%। अब तो वो नई सेल हो गई, पिछले साल की सेल खत्म। अब नए अकाउंटिंग ईयर में अगर वो ये बोल रहा है कि मैं 75% के गुड्स एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो वो तो नई सेल हो गई। अब बताओ नई सेल की एंट्री क्या करेंगे? हमें पहले वाले से तो कोई मतलब ही नहीं आया, क्योंकि गुड्स हमने ले लिए और सेल की हमने रिवर्स एंट्री कर दी। अगर वो गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम दोबारा एंट्री कर दो सेल की, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर वो रिटर्न कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि गुड्स तो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंटिंग में आ चुके हैं। दैट इज द रीजन। ओके, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, 3 ही एंट्रीज करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स on sale or return basis. First of all, raise your hands who all are new today. 1 2 3 4. Okay, actually this chapter we have started yesterday only, and today I hope it's going to be finished. इतना ही चैप्टर है, तो आपको कल वाली पूरी रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है। और इतना सिंपल चैप्टर है कि कल वाली रिकॉर्डेड वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी जो मैं आज करा रहा हूँ वो आज देख लेना। इज दैट क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन देखो। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स on sale or return basis. All such transaction however treated as actual sales and are passed through the day book. क्या लिखा हुआ है? Treated as
एक्चुअल सेल्स एंड पास थ्रू द पे बुक। ये रहना यहाँ तक है। Just before the end of the accounting year, 200 such goods have been sent to a dealer for rupees 250. 200 यूनिट्स है, 200 क्या है यूनिट्स। कितने में सेल करी हमने 250 में, एट अ कॉस्ट ऑफ 200 ईच, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ऑफ दीज गुड्स on 31st December 2020 50 were returned and 70 were sold. डेट ऑफ रिटर्न नॉट येट एक्सपायर्ड, 31 दिसंबर को एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। वेरी सिंपल। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है। कितने गुड्स सेल करें हमने 200 एट द रेट ऑफ 250। तो पहली एंट्री बोलो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू 200 इंटू, इज दैट क्लियर टू ऑल? सिंपल एंट्री है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। तो दिक्कत पूनम, इट्स कौन सी यूनिट है ये फाउंडेशन में? 6.2, 6.2 यूनिट है ना इसी फाउंडेशन की बुक में। चैप्टर 6 में सेकंड चैप्टर है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हाँ, पहली एंट्री क्लियर है। फिर क्या हुआ? हाउ मच गुड्स आर रिटर्न? इस एंट्री की सेल हमने कब करा है ये हमें गिवन नहीं है, बिकॉज अर्लियर कभी करा होगा। ऐसे बोल रहे हैं बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है, ये अर्लियर कभी करा होगा। तो 31 दिसंबर को वन थिंग जो हुआ है, गुड्स रिटर्न हुए। तो गुड्स रिटर्न की एंट्री सबको पता है ना, सेल्स हाउ मच 50, हाउ मच यूनिट्स 50, 50 इंटू 250। इज दैट क्लियर? फिर क्या हुआ? सेम ही तो क्वेश्चन है। 70 वर सोल्ड। अब बताओ 70 की कोई एंट्री करेंगे क्या? बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सेल्स, ऑल दोज गुड्स वे ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन सेल्स, तो हम उसकी दोबारा से कोई एंट्री नहीं करेंगे 70 यूनिट्स की। नाउ कैलकुलेशन यूनिट्स की करनी है। हाउ मच यूनिट्स आर देयर? आउट ऑफ दैट 50 आर रिटर्न्ड, 70 आर सोल्ड। व्हाट इज द गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर? 80। 50 गुड रिटर्न हो गए, 70 सेल हो गए। और इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट 200। सिंपल। चलो, गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर की कौन कौन सी एंट्री होती है? फर्स्ट इज रिवर्सल ऑफ सेल्स, $16,000, 20,000। अच्छा सेल्स है, यस, 20,000। सेल्स की रिवर्स एंट्री 80 इंटू 250, 80 इंटू, एंड द नेक्स्ट इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, एट्टी इंटू 200, 80 इंटू 200। फर्स्ट वाली, हाँ तो वही तो मैंने कहा ना,
ये एंट्री पहले ऑलरेडी हो चुकी है, दिस एंट्री इज ऑलरेडी बीन डन। अगर आप ये एंट्री नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है द बुक्स आर गोइंग टू क्लोज एट दैट पर्टिकुलर डे, और उस दिन गुड्स रिटर्न हुए हैं और सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप वो एंट्री लिख भी दोगे तो उसके कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हियर ऑल्सो, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हमें क्या बोल रही है, सीधा सेल्स रिटर्न से स्टार्ट हो रही है। गुड्स जो हमने सेल करे थे वो कभी भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, एंड डायरेक्टली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स रिटर्न। और अगर लिख भी दोगे बाई चांस तुम्हें ऐसे फ्लो फ्लो में लिख दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डेट मत लिखना। तो ये तो बहुत ही सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था जो अभी तक हमने करा है, सेम 4 एंट्रीज आर देयर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 5, क्ले कंपनी sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. Clay company. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book. का मतलब क्या है, हमें इसमें सेल्स की एंट्री नहीं करनी, बिकॉज ऑलरेडी सेल की एंट्री हो चुकी है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 gas container which cost rupees 900 each have been sent out to the dealer sale or return basis and have been debited to his account rupees 1200 each। हाँ कुछ नहीं है, इसकी लैंग्वेज को छोटा सा समझना है आपको। इस लैंग्वेज में ये डिफाइन किया गया है व्हाट, कि 100 कंटेनर सेल, 100 कंटेनर्स भेजे हैं। कितने कंटेनर्स भेजे हैं, हाउ मच? अरे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आते क्या तुम? ये आवाज बुलंद रखो। हाउ मच यूनिट्स आर सेंट, 100 यूनिट्स आर सेंट। अब इसमें दो चीजें हैं, कॉस्टिंग कितनी गिवन है और सेलिंग प्राइस क्या गिवन है। ये हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है, हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे गुड्स जो है वो कितने में सेल हो, 1200 में, ये हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है। अब आगे हुआ क्या, आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट रुपीज 1500 ईच। अब यहां से हमारा आंसर चालू होता है। कुछ डेट गिवन है क्या, कोई डेट गिवन नहीं है ना, डेट की जरूरत नहीं है। चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने जो भी सेल करी होगी 100 यूनिट्स की जो सेल, आपको लिखना नहीं है बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो नॉर्मल अपन सेल की एंट्री हमने इसमें करी होगी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार देखना है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कितने कंटेनर्स है, और सेलिंग प्राइस हमने क्या सोची थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स है ना। एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारा कस्टमर था, जो हमारा रिटेलर था, उसने क्या किया, गुड्स को जब सेल किए, रिटेलर ने जब गुड्स को सेल करे, वहां पे उसको प्राइस एक्स्ट्रा मिल गई। ही इज एबल टू सेल ओनली 20 यूनिट्स आउट ऑफ 100। ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि आउट ऑफ 100 ही हैज सोल्ड ओनली हाउ मच यूनिट्स, 20। बट उसने एक अच्छा काम किया कि ये जो 100 यूनिट्स का सेल करा है, ही हैज सोल्ड एट द रेट ऑफ 1500। ये सोल्ड एट द रेट ऑफ 1500। अब तुमने थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कभी पढ़ा होगा, पढ़ाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वी हैव रिकॉर्डेड आवर सेल्स एंट्री एट द रेट ऑफ, जबकि एक्चुअल में सेल किसके अकॉर्डिंग हुई है, तो हमारी बुक्स में जो एंट्री हो चुकी है दैट इज फॉर हाउ मच अमाउंट, 1200। अब बताओ 300 से सेल्स की एंट्री और इंक्रीज करनी है, 300 से सेल्स की एंट्री क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो उसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू 20 इंटू 300, जो डिफरेंस अमाउंट है। 1200 से तो ऑलरेडी हो चुकी है, 1200 से तो ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड द सेल्स, 300 से और रिकॉर्ड करनी है, 300 से, तो 20 इंटू 300 1000, और जितने गुड सेल हुए हैं वो 1500 में हुए हैं। तो 20 इंटू 1200 तो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है,
20 इंटू 1200 इसमें इंक्लूडेड है ना, तो 20 इंटू 300 और करके 6000 की एक सेल्स की एंट्री करनी। तो आर आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंट्री। इज दैट क्लियर टू ऑल? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20 इंटू 300 6000। इज दैट क्लियर? बस फिर क्या है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। टोटल गुड्स आर 100, आउट ऑफ दैट ओनली 20 गुड्स आर एक्सेप्टेड। इट मींस क्लोजिंग डेट पे अवेटिंग विद कस्टमर कितने यूनिट्स हैं? 80 यूनिट्स है। इज दैट क्लियर टू ऑल? कस्टमर के पास कितने गुड्स हैं? 80। और आपको पता है कस्टमर के पास जो गुड्स होते हैं उसकी कितनी एंट्री करते हैं? एक सेल्स की रिवर्स एंट्री सेलिंग प्राइस पे, एक इन्वेंट्री विद कस्टमर कॉस्ट प्राइस पे। देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, units are 80, selling price is 1200. Earlier we have recorded our sales at the rate of what? हमने जो सेल्स की एंट्री करी थी वो किस पे करी थी? 1200 पे। तो रिवर्स एंट्री पे किस पे करेंगे? 1200। वो तो एक्चुअल सेल्स थी, रिकॉर्ड हमने कर दी 20 इंटू 300 6000। नाउ 80 गुड्स की जो रिवर्स एंट्री होगी 1200 पे 96,000। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट, इन्वेंट्री विथ कस्टमर। हाँ जी, बोल रहे हो आप? इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 80 इंटू 900, आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? 900, तो 72,000। हल्का सा लोग पढ़ के समझ पाओ, इतनी तो राइटिंग समझ में आ रही है ना, या एकदम ही बेकार है? तो मामला डाउन ही है। इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 72,000। तो तीनों एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो नॉर्मल अपन एंट्रीज कर रहे थे उसमें खाली एक चेंज है, दिस वन। ये जो सेलिंग प्राइस थी हमने 1200 एक्सपेक्ट करी थी, बट जो सेल हो गई वो 1500 की हो गई। तो 1500 में हमें क्या हुआ? 300 की एडिशनल सेल्स में प्रॉफिट हो गया। तो हमने जो सेल की एंट्री कर रखी थी वो किससे कर रखी है? 1200 से, जबकि हमने 300 से सेल्स की एंट्री और करनी है। तो रेक्टिफिकेशन का एक रूल होता है, लेस इन सेम साइड मोर इन अपोजिट साइड। अगर अमाउंट लेस है तो सेम साइड, सेम साइड का मतलब पहले कस्टमर डेबिट होना चाहिए था, यहाँ पे भी कस्टमर को क्या कर दिया? लेस इन सेम साइड, मतलब कस्टमर डेबिट हो रहा था, अभी भी क्या करना है? लेस का मतलब हुआ है 1500, शो कर रखा है 1200, कम शो कर रखा है ना, तो लेस, लेस इन सेम साइड मतलब जो एंट्री हो रही है वो एग्जैक्टली सेम एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से? जो डिफरेंस है 300 से, बस। उसके बाद रिवर्स एंट्री जो एक्चुअल में हमने रिकॉर्ड किया था उसका रिवर्स 80 इंटू 1200 और कॉस्ट 80 इंटू 9। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छोटे छोटे क्वेश्चन। 5 मार्क्स कंफर्म है, आज तुम्हें 5 मार्क्स कंफर्म करने हैं कि चाहे मेरी पूरे अकाउंट में 0 आ जाए लेकिन ये 5 तो पक्के हैं। ऐसे धीरे धीरे हम सारे पक्के करेंगे, बट पहले ये 5 तो पक्के कर लो। 4 एंट्री लर्न करनी है। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, खाली कल की क्लास तुम देख लोगे और आज की रिकॉर्डिंग 2 दिन में तुम्हें चैप्टर वहीं समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर। अभी कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, अच्छा सेल्स की एंट्री तो आती होगी आपको, सेल्स रिटर्न की भी आती होगी, दो ही तो एंट्री एडिशनल है। देखो, कोशिश करो, बट आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, ई लिमिटेड sends out its accounting machines costing rupees 200 each to their customer on sales or return basis। ई लिमिटेड ने क्या किया है? कोई मशीन है 200 रुपीज की, वो कस्टमर को रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू द डे बुक। इस लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना?
जब भी ये लाइन गिवन हो इसका मतलब हमें इनिशियली सेल्स की एंट्री नहीं करनी, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, just before just before the end of the financial year on December 24, 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280 each. 300 मशीन्स कितने में सेंड करी है? 280 में। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है हम ये चाहते हैं कि हमारे गुड्स कितने में बिक जाएं? 280 में। Out of which only 90 accounting machines are accepted by the customer at the rate of rupees 250. Now again the same concept, थोड़ा सा उल्टा है। ये एंट्री लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। आप ये समझो हमने 300 यूनिट्स कितने में सेल किए थे? 280 में करे थे क्या? तो जब हमने एक गुड सेंड करे होंगे तो हमने क्या एंट्री करी होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 300 इंटू 280। इज दैट क्लियर? जब कस्टमर को एक्सेप्ट करने की बारी आई, एट दैट टाइम ही हैज सोल्ड टोटल हाउ मच यूनिट्स? 90 एट द रेट ऑफ, ये तो गड़बड़ हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 1200 के गुड्स कितने में सेल करे थे? 1500 में। और इस बार 250 के 280 के गुड्स कितने में सेल करें? अब बताओ इसका क्या इफेक्ट होगा? हमने एडिशनल रिकॉर्ड कर रखा है हाउ मच, 30 रुपीज से। एक्चुअल में जो सेल हुई है वो कितने से हुई है? 250 से। हमने सेल कितने से रिकॉर्ड कर रखी है? 280 से। मतलब हमारी जो सेल्स है वो ओवरकास्टेड है। क्या है वो? ओवरकास्टेड मतलब 30 रुपीज से हमने एक्स्ट्रा दिखा रखा है। और अभी मैंने आपको क्या रूल बताया था रेक्टिफिकेशन का? लेस इन सेम साइड, मोर इन अपोजिट साइड। अगर अमाउंट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री। तो रिवर्स एंट्री हम कितने अमाउंट की करेंगे? 30 रुपीज की। फॉर हाउ मच यूनिट्स? 90। तो वेरी सिंपल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू 90 इंटू 30। Sales account debit to customer 90 into 30 because earlier we have recorded the actual sale at the rate of 280 which is wrong. जब हमें पता लगा कि हमारे कस्टमर ने गुड्स तो खरीद लिए, लेकिन वो बोल रहा है भैया मैं मैक्सिमम 250 दूंगा, मैं सेल करना है तो करो नहीं वापस रखो अपने गुड्स। ठीक है यार कुछ बिके वही बढ़िया, चल ठीक है, चलो ठीक है आप 250 में रख लो। लेकिन हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें गलत हो गया। अकाउंटिंग में अर्लियर वी हैव रिकॉर्डेड एट द रेट ऑफ 280 और अब कितना हो गया वो? 250। तो 30 रुपीज से हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्लियर है ना मामला? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 90 इंटू 30 2700, पहली एंट्री थी। अब बताओ टोटल यूनिट्स कितनी थी? टोटल यूनिट 300 थी क्या? उसमें से 90 कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब 200 गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर है क्या? इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सेल्स रिटर्न गिवन है क्या? इसका मतलब हमें सेल्स रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करनी। अब गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर कितना है? 210। इज दैट क्लियर? तो अब गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर की एंट्री अगेन, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, और 210 इंटू 280, 56, 858 800 आ रहा है क्या? एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट? तो 210 इंटू 280 इतना ही आ रहा है क्या? वेरी गुड। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 58,800। और अब लास्ट एंट्री, इन्वेंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू
कॉस्टिंग 200 है ना, तो 210 इंटू 200, 42,000। You have to be very much involved. You have to show your involvement in the class. आप ऐसे चुप चुप बैठे रहते हो तो मुझे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है या, तो प्लीज थोड़ा इन्वॉल्व रहा करो, बोला करो। इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 42,000, इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्या क्वेश्चन आज? क्वेश्चन नंबर 7, A sends out goods on approval to few customer and includes the same in the sales account on 31st March 2020. The trade receivable balance stood at rupees 1 lakh, which includes 7,000 goods sent on approval against which on intimation was received during the year. Trade receivable balance stood 1 lakh, which includes 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year. These goods were sent out 25% over and above cost and price and were sent to Mr. X, Mr. Y. Mr. X sent the intimation of acceptance on 30 April and Mr. Y returned the goods on 10th April. Make the adjustment entry, show how this end. Oh, इसमें बैलेंस शीट भी है, that's good. 31st March 2020, show also the entries to be made during the year 2020, value of closing inventory. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस गिवन है 1 लाख, तो जनरल एंट्री में हमें उसका कुछ नहीं करना, बस बैलेंस है। नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑफ ₹7,000। ये कस्टमर गुड्स विद अवेटिंग हो गया क्या? गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर हुआ नहीं हुआ? चलो पहले 7,000 की एंट्री करते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, ये सेलिंग प्राइस है 7,000। इज दैट क्लियर टू ऑल? पहली एंट्री क्लियर है ना? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 7,000। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स आर सोल्ड 25% ओवर एंड अबव द कॉस्ट। अगर मेरी कॉस्ट 100 है, उसका 25% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसका मतलब सेल्स कितनी होगी? 125। इसका मतलब ये जो सेल है, ये जो 7,000 है, कितना है? 125, और हमें इसका 100 निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या है? तो 7,000 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 125, तो 5,600 आ जाएगा। और कल मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, 25% को हम 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं क्या? और वो 1/4 होता है, तो अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना होगा? इसका मतलब टोटल सेल 7,000 है, इसका 1/5, 1,400 का प्रॉफिट है, 7,000 माइनस 1,400, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आप कैसे भी कर सकते हो। तो 100 अपॉन 125 करके हमने डायरेक्ट कॉस्ट निकाल ली, विच इज 5,600। इज दैट क्लियर? इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 5,600, 5,600। क्लियर है कॉस्ट प्राइस पे? ये तो एंट्री थी 31 मार्च की। अब की थी 31 मार्च की। हम तो बिजनेसमैन है, ये जो गुड्स हमारे पास आ गए या गुड्स रिटर्न हो गए या कस्टमर की इंटीमेशन नहीं आई, तो अब हम क्या करना चाहते हैं?
हम ये गुड्स किसी और को सेल करेंगे नहीं करेंगे? वांट टू सेल इट टू समवन एल्स। हमने क्या किया, एक मिनट, गुड्स वर सेंट आउट ओवर एंड वर सेंट टू मिस्टर एक्स 4000, मिस्टर वाई 3000, मतलब यही, सॉरी, यही वाले जो टोटल 7000 के गुड्स थे, ये एक्स को कितने के सेल कर रखे हैं और वाई को कितने के सेल कर रखे हैं, लेकिन दोनों की ही इंटीमेशन 31 मार्च तक नहीं आई थी, तो ये हमने एंट्री कर दी। अब कुछ आगे की इंफॉर्मेशन आई है, क्या आई है, ऑन 10th अप्रैल मिस्टर एक्स सेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, इनमें से अगर 3000 के गुड्स रिटर्न आ गए हमारे पास, क्या उसकी कोई जर्नल एंट्री होगी क्या? बिकॉज द गुड्स ऑलरेडी हैव बीन रिवर्स इन दिस एंट्री, तो सेल्स रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करनी। आप लिख भी सकते हो, यू कैन पुट अ डेट 10th अप्रैल, नो एंट्री। क्लियर है गए? हाँ जी। आप अगर किसी कस्टमर ने क्लोजिंग डेट के बाद गुड्स हमें सेल्स रिटर्न कर दिए, उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव रिवर्स इन दिस एंट्री। ओके, गुड्स आ गए हमारे पास। बट ऑन 30th अप्रैल जो मिस्टर एक्स है उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तो एक्सेप्ट कर लिए तो हमारे लिए तो नहीं सेल हो गई, जैसे सेल करते हैं वैसे कर दो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेलिंग प्राइस 4000, बस सेल हो गई। क्लियर है ना यहाँ तक? तो फर्स्ट एंट्री सेल के रिवर्स की एंट्री जब कस्टमर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, सेकेंड एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर, थर्ड एंट्री सेल्स रिटर्न की नो एंट्री, और फोर्थ एंट्री जो एक्चुअल में वापस से सेल हो गई तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000। अब इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। हाँ जी, मिस्टर एक्स लिख तो सकते हो क्योंकि नाम दिया हुआ है, बट इट्स बेटर क्योंकि हम हमारे यहाँ तो चलो एक ही कस्टमर है, लेकिन अगर बहुत सारे 4 5 6 कस्टमर हो तो ट्रेड रिसीवेबल्स या कस्टमर्स या डेटर्स वही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हो, बट उसका अलग से अकाउंट नहीं खोल के कॉमन अकाउंट कस्टमर भी खोल सकते हो, बिकॉज नाम दिया हुआ है तो एक्स लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000। ओके, सिंपल है ना? अब इसकी बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड तो हमें चाहिए ही नहीं। याद करो, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने लिखे हुए हैं, बट अभी जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितने हो गए रे? ये हम बैलेंस शीट 31 मार्च को बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? अगली जो दो एंट्री हुई थी जब एक्स ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए थे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, 31 मार्च तक देखना है। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स वर हाउ मच, लेकिन 7000 का इंटीमेशन नहीं आया तो हमने कस्टमर को वापस क्या कर दिया था, क्रेडिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एंट्री करी थी नहीं करी थी? तो हमारे पास 31 मार्च को जो एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल बचे वो कितने बचे, 93,000। क्लियर है? और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज हाउ मच, देखो लास्ट लास्ट लाइन में गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 5600। इन्वेंट्री हमने बुक्स में वापस ली थी नहीं ली थी, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट कितने की ली थी, 5600। तो आंसर आ गया 65,600। बस इतना ही करना है। इट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो जब हम कोई एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें टोटल नहीं करते, बिकॉज हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, ओनली ये पार्ट शो कर रहे हैं कुछ। तो ये इसका प्रेजेंटेशन का पार्ट है। इस बार जो 24 जून को जो पेपर हुआ था 5 मार्क्स का, उसमें एंट्रीज विथ बैलेंस शीट ही आया था क्वेश्चन। तो जो ऊपर की 3 4 एंट्रीज थी वो करनी है, प्लस ये छोटी सी एक बैलेंस शीट बनानी है।
ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, 7,000 के कम हो गए तो 93,000, और 60,000 की इन्वेंट्री है, 5,600 की इन्वेंट्री ऐड कर देंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये रहा ना। नाउ वी विल चेंज आवर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, वो कौन सा मेथड था पता है क्या तुम्हें? कल मैंने बताया था, कैजुअल मेथड, कैजुअली, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड कैजुअली और ओकेजनली। क्या बताया था मैंने? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड कैजुअली और ओकेजनली। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभार कोई ऐसे कस्टमर टकरा जाते हैं जो हमसे इस चीज की डिमांड करते हैं कि आप हमें गुड्स जो है वो किस पे बेचो, सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। और इसका सबसे बड़ा रूल क्या है? हाँ बेटा, फर्स्ट मेथड का सब क्या रूल है अभी जो हमने पढ़ा है? व्हेन द गुड्स विल बी सेंड टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। तो जरा कॉपी में आप लिख लो थोड़ी सी बात, ये देखो मेथड 1, कॉपी निकालो, लिखो मेथड 1। मेथड 1 में लिखो गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड कैजुअली और ओकेजनली, गुड्स सोल्ड कैजुअली और ओकेजनली ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, गुड्स सोल्ड कैजुअली और ओकेजनली ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। देखो, इन दिस मेथड, आगे लिखो कंटिन्यू, इन दिस मेथड when the goods are sent to the customer, in this method when the goods are sent to the customer on approval or return basis, on approval or return basis, on the same day it will be treated, on the same day it will be treated as actual sale, as actual sale, and the entry for normal sales will be passed. सेवन क्वेश्चंस जो हमने करे हैं वो सारे इसी मेथड से करे थे ना। वी विल ट्रीट इट एज अ सेल। जब कस्टमर के पास गुड्स अवेटिंग है, सेल को रिवर्स कर दिया, नई सेल हो रही है वापस सेल मान ली, ये सारा नॉर्मल प्रोसेस। अब हम एक दूसरा मेथड करेंगे। देखो मेथड 2, गुड्स आर सोल्ड फ्रीक्वेंटली ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, गुड्स आर सोल्ड फ्रीक्वेंटली ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। नाउ वेट, हम्म
सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, और ये तो नॉर्मल सेल्स है ही, सोग्रा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड सोग्रा सेल्स? तो सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। आपको पता है फर्स्ट एंट्री यहाँ क्या करते हैं? अकाउंट डेबिट टू फ्रीक्वेंटली का मतलब रेगुलर बेसिस पे हम गुड्स जो सेंड कर रहे हो किस किस पे सेंड कर रहे हैं? अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। व्हाट विल बी द डिफरेंस? सेम ही एंट्री है, वहां पे हम करते थे कस्टमर टू सेल्स, यहाँ पे क्या करेंगे? कस्टमर टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर टू सेल और रिटर्न अकाउंट। मतलब when we are preparing our books of accounts we have to clearly mention। पहले वाले में तो अगर, ये तो चलो हमें पता है कि हमने ये वाले गुड्स कैसे सेल करे हैं, सेल और गुड्स और रिटर्न बेसिस। अगर इफ ही इज अ न्यू पर्सन, ही वांट टू इंस्पेक्ट माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फर्स्ट टाइम इसने ये एंट्री देखी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो क्या समझ में आएगा? तो ये एंट्री क्या हुई है? गुड्स सेल हो गए। इसमें कोई स्पेशली खाली एंट्री से, नॉर्मल एंट्री से क्या पता लगेगा कि भाई गुड्स सेल करें? तो वो कब होता है? जब हम ऑकेजनली गुड्स को सेल करते हैं, उसको सेल मान लेते हैं। बट जब हम फ्रीक्वेंटली सेल कर रहे हैं तो वी हैव टू स्पेशली मेंशन, स्पेशली आइडेंटिफाई, स्पेशली शो करना पड़ेगा क्या, कि ये जो गुड्स की सेल है कौन सी वाली सेल है? सेल और रिटर्न बेसिस। हमने एक अलग से लाइन लिख दी, सेल और रिटर्न बेसिस। इज दैट क्लियर? एक अलग से नया अकाउंट खोलेंगे, सेल और रिटर्न बेसिस, ताकि कोई भी हमारी बुक्स को देखे उसको क्लियरली पता लग जाए कि भैया ये जो गुड्स सेल करें किसके बेस पे सेल करें? रिटर्न बेसिस पे। अच्छा अब बताओ, ये तो थी सेल करने की एंट्री। अब सेल्स रिटर्न की इसमें एंट्री क्या होती है? कस्टमर अकाउंट डेबिट, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये तो नॉर्मल एंट्री है, करिए इसमें सेम, सेम, द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इट विल बी डेबिटेड। सेल और रिटर्न अकाउंट टू सन्ड्रीज, क्या? तो दोनों मेथड में जो बेसिक एक माइनर सा डिफरेंस है वो डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ पे अपन सेल्स वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ सेल और रिटर्न लिख रहे हैं। यहाँ रिवर्स में अपन सेल्स रिटर्न लिख रहे हैं, यहाँ सेल और रिटर्न लिख रहे हैं। बहुत डिफरेंस है। सेल्स रिटर्न मतलब एक्चुअल में गुड्स आ गए, सेल और रिटर्न भी वही है, बट हमें शो करना है कि इसमें से कुछ अमाउंट माइनस हो गया है। जितने गुड्स हमने सेल के अंदर ऑन अप्रूवल भेजे थे उसका रिकॉर्ड क्या है? सपोज करो 2 लाख के गुड्स भेजे, तो ये क्या है? 2 लाख का रिकॉर्ड है। इसी में से अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ, फिर क्या हो गया है? डेबिट। तो हमें ये शो कर रहा है कि 40,000 के गुड्स हमारे पास वापस आ चुके हैं, मतलब गुड्स विद द कस्टमर अभी कितने हैं? 1,60,000। ये एंट्रीज का डिफरेंस है नॉर्मल सेल्स में जब गुड्स फ्रीक्वेंटली सेल करते हैं। तो पहले जो तुमने मेथड 2 लिखा है उसमें ये दोनों, ये पूरा नोट कर लो। मतलब एक तो आपको ये वाला पोर्शन नोट करना है ताकि तुम्हें डिफरेंशिएशन पता लग जाए, और एक तुम्हें ये वाला पोर्शन। कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं।
तो ये एंट्रीज नोट करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन हो गए क्या पूरे? क्या करूँ, ब्लैक? हाँ, अब की बार चेंज करते। पहले ही बोल देते, पहले कर देता। और ग्रीन करके उसमें वो करूँ तो नहीं, ब्लैक ही। उसमें वो ऑनलाइन में इफेक्ट हो जाता है, ऑनलाइन में शायद वो ब्लैक में फिर प्रॉपर दिखता नहीं है। चलो करते हैं ब्लैक। ऑल हैव नोटेड, लिख लिया? अब सही है। ओके, टीए मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व, और आपकी एमसीसी मॉड्यूल में 8th क्वेश्चन है शायद। A firm send goods on sale or return basis. Customer having the choice of returning the goods within a month. हमने इसमें अप्रूवल पीरियड कितना है? 1 मंथ। निकाल लिया ना क्वेश्चन सबने? A firm send goods on sale or return basis. Customer having the choice of returning the goods within a month. During May 2016, the following are the details of the goods sent. अलग अलग है ना, कस्टमर्स के नाम है। 2 मई को पी को कितने गुड्स भेजे हमने? देखो उसमें 15,000। फिर बी को 20,000 8 मई को। 12 मई को क्यू को 28,000। 18 मई को डी को 3,000। 20 मई को ई को 1,000। एंड 27 मई को आर को 26,000। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब देखो क्या क्या हुआ। पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, एंड बी डी ई सिग्निफाइड दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो दो ऐसे पर्सन है जिन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया, किसने? पी एंड क्यू ने। और 3 ऐसे पर्सन है जिन्होंने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। एक अवेटिंग में है। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? सेल और रिटर्न अकाउंट। एंड कस्टमर पी, खाली एक पी का अकाउंट बनाना है, कस्टमर पी, फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून 2020। ओके, वेरी सिंपल। अच्छा, जर्नल तो करनी नहीं है, अकाउंट बनाना है। Is it properly visible to all? ये तो क्या डायरेक्ट लेजर है। अब
जो इसका ईयर एंडिंग है, जो मंथ एंडिंग है, दैट इज, इसमें डेट क्या लिखी हुई है लास्ट? ओके, तो 15 जून तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका अकाउंट। चलो, पहले तो गुड सेंड करने की एंट्री अभी भी मैंने आपको लिखवाई है। पहली एंट्री पढ़ना क्या है? सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री लिखवाई थी। क्या आप इसकी लेजर कर सकते हैं क्या? क्या होगी? बाय सन्ड्रीज, ऑल आर एग्री? एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? जितने भी आपके टेबल में अमाउंट हो इन सबको प्लस कर दो। 90, 15, 35, 63, 66, 67, 93, 93,000। इज दैट क्लियर? जितने गुड्स हमने टोटल सेंड करे हैं उनकी एंट्री कर दी बाय सन्ड्रीज अकाउंट 93,000। अब बताओ रिटर्न की एंट्री क्या होगी? इसने रिटर्न कब करा है? अच्छा, रिटर्न की डेट नहीं गिवन है, खाली स्टिपुलेटेड टाइम है। 15 जून ही लिख देते हैं। किसने किसने गुड्स रिटर्न करे हैं तो उसकी एंट्री आपको पता है ना क्या होगी? ऐसे लिख दो, रिटर्न। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने क्या किया है, अलग अलग डेट पे गुड सेंड करे हैं, और हमें ये जो अकाउंट बनाना है 15 जून को बनाना है। तो जब हम अकाउंट ही 15 जून को बना रहे हैं तो डेट लिखने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने इनको गुड्स अलग अलग भेजे हैं तो उसकी एंट्री, मतलब वो अलग अलग डेट तो हमें शो नहीं करनी, हमें तो सिर्फ 15 जून को टोटल दिखाना है। क्या दिखाना है? इट्स अ समरी। आपके पिछले महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका क्या है, ये समरी है कि हमने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग टाइम पे इतने गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस भेजे। तो इसमें वैसे अ- अगर आप डेट नहीं भी शो करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है वी हैव टू शो द अकाउंट ऑन व्हेन 15 जून। तो हम एक पर्टिकुलर डेट पे शो कर रहे हैं इसको, सारे ट्रांजेक्शन उसी दिन के शो करने हैं, तो आपको अलग से डेट लिखने की हो गए तो 15 जून लिख। तो टू सन्ड्रीज रिटर्न, बताओ पी और क्यू का टोटल कितना हो रहा है? 43। अब हमने जो एंट्रीज करी थी, अब हमने जो एंट्रीज करी थी उसमें मैंने आपको एक एंट्री तो ये बताई थी भाई कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। अब जब एक्चुअल सेल होती है तो उसकी एंट्री भी क्या होगी? इस बार हम एक्चुअल सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो एक बार जहां पे आपने वो नोट लिखा था मेथड 2 का, उसके नीचे लिखो जो आपने मेथड 2 का वो लिखा था, वहां एक एंट्री लिखो, फिर आपको आ जाएगा ये यहाँ पे। जो सोगरा सेल्स है उसमें लिखनी है। पहली एंट्री बताओ किस चीज की थी वो? सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, वो किस चीज की एंट्री है? व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन, गुड्स ऑन अप्रूवल। अभी वो एक्चुअल सेल नहीं है, मतलब हमने गुड्स सेंड कर दिया, उस चीज की एंट्री है कि इतने गुड्स हमने सेलिंग प्राइस पे कस्टमर को भेज रखे हैं, कस्टमर को भेज रखे हैं। क्लियर है ना मामला? सेकेंड एंट्री हमने क्या करी? सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज, किस चीज की एंट्री है? अब थर्ड एंट्री, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज। तो मैं बता रहा हूँ, एक बार आप एंट्री लिखो फिर मैं समझाता हूँ। सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज, ब्रैकेट में सेल्स, टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में सेल्स। हाँ, आप है ना ये समझो,
अगर मैंने 2 लाख रुपीस के गुड्स कस्टमर्स को सेल करे हैं, अलग अलग कस्टमर को, मैंने उसको पहले दिन से ही एक्चुअल सेल नहीं माना है, और मैं उसको सेपरेटली क्या शो कर रहा हूं, व्हाट आई एम शोइंग इट सेपरेटली, सेल और रिटर्न। और सबको पता है कि सेल और रिटर्न का मतलब क्या होता है, कि वो गुड्स अब जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं कर देता तब तक वो सेल नहीं है। व्हाट्स योर नेम? अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध, हमने क्या करा है, एक नया अकाउंट ओपन करा है, सेल और रिटर्न अकाउंट, जिसमें हम सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि टोटल जो गुड्स हैं वो 93,000 के हैं। तो ये हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस हो गया कि इतने गुड्स जा चुके हैं, जिससे हमने कस्टमर को डेबिट कर दिया। इतने से कस्टमर हमारे क्या हो गए, डेटर। लेकिन वो है ना फेक डेटर्स है, वो एक्चुअल डेटर्स नहीं है। जब तक कस्टमर हमारे गुड्स को एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम उसको डेटर मान सकते हैं क्या? तो हमने एक एंट्री कर दी कि हमने ये शो करने के लिए कि हमने इतने गुड्स सेल कर रखे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, लेकिन ये कंफर्म सेल नहीं है। चलो, अब वो एक बैलेंस था हमारे पास 93, अब उसमें से जो जो होगा हम उसकी एंट्री करेंगे। गुड्स रिटर्न आ गए, तो जो पहले हमने सेल और रिटर्न क्रेडिट किया था उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सेल और रिटर्न में से इतने गुड्स तो आ गए। अब हमारी अब जाके एक्चुअल सेल हुई है, इसमें बताओ किस किस ने एक्चुअल सेल मान ली। पीडीई, इनका टोटल कितना हो रहा है, तीनों का टोटल 20 + 3 + 1 24 हो रहा है क्या? वो हमारी एक्चुअल सेल है। अब बताओ एक्चुअल सेल्स में सेल्स क्रेडिट होता है नहीं होता? तो इसलिए हमने एंट्री क्या कर दी, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री कर दी, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में सेल्स अकाउंट, कि वो हमारी अब एक्चुअल सेल है जो हमें एक्चुअल में सेल दिखानी है बुक्स में। इज दैट क्लियर? इसलिए हमने यहाँ करी है टू सन्ड्रीज सेल्स टू सन्ड्रीज रिटर्न। ये टोटल बैलेंस है, इसमें से कितने रिटर्न आ गए, कितने सेल हो गए, और सेल कितना हो गया 20। अब गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर की इसमें आपको कोई एंट्री नहीं करनी। टू बैलेंस सीडी, ये हमारा सेल और रिटर्न अकाउंट का बैलेंस था 15 जून को, टू बैलेंस सीडी। -93,000 -67। तो जो गुड्स कस्टमर के पास है वो हमारे कौन से अकाउंट में रखे हुए हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, कि अभी इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस सीडी से हमें पता लग रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये भी बहुत सिंपल मेथड है, एक छोटा सा अकाउंट बनाना है। ओके, सेल और रिटर्न अकाउंट एक हाइपोथेटिकल अकाउंट है, इमेजिनरी अकाउंट है, जिसमें हमने सिर्फ ये शो कर रखा है कि कितने गुड्स हमने सेल पे रिटर्न बेसिस पे दे रखे हैं। अब सिंपल है, जो गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गए उसकी एंट्री सन्ड्री, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज। जो गुड्स हमने सेल करे, अब जाके एक्चुअल सेल हुई है तो क्रेडिट क्या होना चाहिए, सेल्स। क्या क्रेडिट होना चाहिए, तो हमने एंट्री क्या कर दी, देखो सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वही तो फर्क पड़ रहा है, जो जो क्रेडिट किया था क्या वो एक्चुअल में सेल है क्या? तो 93,000 तो क्रेडिट है, बट वो सिर्फ शो करने के लिए कि हमने इतने गुड्स भेज रखे। जब एक्चुअल सेल होगी तो वो तो हो गया डेबिट, और एक्चुअल सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो वो एक्चुअल सेल हो गई। ये सेल नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी है कि हमने इतने गुड्स सेल और रिटर्न पे भेज रखे हैं। उस एक्चुअल सेल्स हम तभी मानेंगे जब एक्चुअल सेल होगी, ठीक है ना? हाँ, तभी तो बेटा टू सन्ड्री सेल्स लिखा है। हाँ, ये दोनों सेम हो गए। आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये जो सेल और रिटर्न है ना, ये वो गुड्स है जो हमने कस्टमर को सेंड करे हैं, किस चीज़ के लिए, कि या तो आप रख लेना या वापस कर देना। तो जब से हमने ये अकाउंट बनाया तब से हम पूरी दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि हमने इतने गुड्स सेल और रिटर्न पे भेज रखे हैं। अब आगे जाके धीरे धीरे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, तो पहली इन्फॉर्मेशन आएगी भाई गुड्स रिटर्न आ गए, तो जो गुड्स रिटर्न आ गए उसको क्रेडिट किया था वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। फिर गुड्स सेल हो गए, तो सेल हो गए तो गुड्स गए, इसका मतलब इसमें से ही कुछ गुड्स तो रिटर्न आ गए, कुछ गुड्स क्या हो गए, सेल हो गए। अभी तक तो हमने टू सेल्स लिखा ही नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में सेल हुआ ही नहीं था। अब बताओ, जब हम एक्चुअल एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं,
कस्टमर टू सेल्स, क्योंकि कस्टमर तो जो है, कस्टमर तो लिखना ही नहीं है, कस्टमर तो ऑलरेडी इन सन्ड्रीज के अंदर आ गया, इसमें आ गया सन्ड्रीज। तो ये सेल और रिटर्न में से कुछ गुड्स क्या हो गए सेल, आज जाके हमारी एक्चुअल सेल्स हुई है, इसलिए सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। पहले हमने सेल्स को क्रेडिट किया था क्या, तो ये अकाउंट अलग है, सेल अकाउंट अलग है, ये एक्चुअल सेल की एंट्री है। नहीं नहीं, कस्टमर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी यहाँ डेबिट हो चुके हैं, इस सन्ड्रीज में सारे कस्टमर डेबिट हो चुके हैं, तो उसको दोबारा डेबिट करने की जरूरत है, इसलिए हम इसकी जगह क्या डेबिट कर रहे हैं। हाँ तो लेकिन कस्टमर तो पूरी तरह से डेबिट है ना, डेटर तो हमारे डेबिट हो गए, सेल क्रेडिट नहीं हुई थी। एक चीज समझो, कस्टमर तो सारे डेबिट हो गए लेकिन सेल्स क्रेडिट, तो इसलिए हमें सेल्स को क्रेडिट करना है। तो वो एक्चुअल सेल हो गई, वो हमने शो कर दिया, और इसमें से अकाउंट माइनस हो गया। तो ये एक टोटल बैलेंस है, टोटल बैलेंस कितना है 93, उसमें से इतने रिटर्न आ गए, इतने सेल हो गए, इतना हमारा बैलेंस बच गया। किस चीज का, सेल और रिटर्न अकाउंट का। तो इसकी लेजर बना लो ना, इसकी जर्नल की लेजर बनाओगे तो क्या होगा, टू टू सेल्स टू कस्टमर। ओके, अब इसमें एक पी का अकाउंट और बनाना है छोटा सा, वो बैलेंस में आ गया ना, ये रहा आर वाला जो अवेटेड था वही तो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब, इसका मतलब वापस समझ लो, हमारे पास सेल और रिटर्न अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना था 93,000, उसमें से कितने गुड्स रिटर्न आ गए, उसमें से बैलेंस कम हो जाएगा, इतने गुड सेल हो गए, उसमें से फिर बैलेंस कम हो जाएगा। अब हमारे पास आज की टाइम पे 15 जून को सेल और रिटर्न अकाउंट में अवेटिंग विद कस्टमर जो एक्चुअल में गुड्स गए हुए हैं, देखो जब हमने स्टार्टिंग में गुड्स भेजे थे तो पूरे के पूरे अवेटिंग विद कस्टमर थे, कितने, धीरे धीरे उसमें सेटलमेंट हुआ, कुछ रिटर्न हो गए, कुछ गुड्स सेल हो गए। अब जब हम 15 जून को कैलकुलेट करें तो हमें पता लगा हाँ यार 93,000 के गुड्स हमने भेजे थे, उसमें से क्या हुआ 7 के एडजस्ट हो चुका है, अभी भी कस्टमर के पास अवेटिंग गुड्स कितने बच रहे हैं, हमारा बैलेंस, बैलेंस शो कर रहा है कि हमारे पास 26,000 आर गुड्स और रिटर्न अकाउंट सेल और, अब इसमें पी का अकाउंट और बना, हाँ जी अर्नव, अर्नव आप वापस समझो, कंट्रीज का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका नाम होता है, तो सन्ड्रीज एंड सेल्स मतलब यू कैन राइट इज टू सन्ड्रीज अकाउंट, ठीक, सन्ड्रीज अकाउंट का मतलब बहुत सारी सेल्स, यहाँ पे एक सेल की बात नहीं हो रही है, 3 4 5 सेल की बात हो रही है, इसलिए सन्ड्रीज लिखा है। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करे हैं तो यहाँ पे एक कस्टमर की बात नहीं हो रही है, 3 4 कस्टमर्स की बात हो रही है। तो जब हम 3 4 चीजों को एक साथ कंबाइंड लिखते हैं, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सन्ड्रीज। अब ये सन्ड्रीज अकाउंट का मतलब क्या है, देखो पी कौन कौन है, 6 जने हैं क्या, तो 6 7 को एक साथ टोटल करके लिख दिया, इसलिए क्या लिख दिया है बाय सन्ड्रीज। यहाँ पे 2 जनों ने गुड्स रिटर्न कर दिए थे इसलिए क्या लिख दिया, सन्ड्रीज। यहाँ पे 3 जनों की सेल है इसलिए क्या लिख दिया, सन्ड्रीज। दैट इज द रीजन ऑफ राइटिंग सन्ड्रीज। ओके, अब नेक्स्ट एक पी अकाउंट बनाना है इसमें छोटा सा, पता नहीं ये अकाउंट दिया ही क्यों है, अभी पूछते नहीं है कस्टमर अकाउंट। चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड पे अटेंशन। यहाँ पे एक और चीज उन्होंने आपके लिए एडिशनली ऐड कर दी कि साहब पी अकाउंट भी बनाओ। स्टार्टिंग में देखो पी को क्या हुआ, पी को हमने गुड्स कब सेंड करे थे, 2 मई को, और नीचे क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। अब बताओ अपनी नॉर्मल जर्नल एंट्री करो, पहली एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, गुड्स सेंड करने की एंट्री क्या बताई थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट। चलो एंट्री करो, लिखना मत, पी डेबिट टू सेल और,
जब भी हमने गुड्स कस्टमर को सेल करे, पी को सेंड करे थे फॉर रिटर्न और अकाउंट, तो हमने क्या एंट्री करी थी? पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट। अब इसी पी ने गुड्स वापस भेज दिए, वापस भेजने की एंट्री भी तुम्हें पता ही है क्या होती है, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब इससे सिंपल कोई लेजर बन सकती है क्या? पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, ये क्या है? जब हमने गुड्स सेंड करे, जब हमने गुड्स सेंड करें, और जब गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गए तो क्या करेंगे? पी के अकाउंट में बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, दोनों में सेम ही लिखना है। समझ गए ना? पहली एंट्री पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न 15,000, फिर उसके लेजर गुड्स रिटर्न आ गए तो सेल और रिटर्न टू पी, तो बाय सेल और रिटर्न 15। ये सिंपल सा छोटा सा एक पी अकाउंट बनाना है, खाली एंट्री मत लिखना, खाली पी अकाउंट बनाना। अपने पास रख रहा है तो बैलेंस शीट ही आएगा, सेल और रिटर्न का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि अपने पास रखने का मतलब क्या है? गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर है। सेल करेगा तो सेम एंट्री आएगी, अगर वो उसको सेल मान लेता तो भी सेम ही एंट्री आती। वो बेटा बैलेंस शीट ही हो जाता। पी हमारा इतने से अभी भी क्या है? डेटर है, और वो किसकी? अवेटिंग की इसमें एंट्री होती नहीं है ना, इसमें तो बैलेंस शीट ही होता है। अवेटिंग का मतलब सेल और रिटर्न अकाउंट में वो बैलेंस है। अवेटिंग का मतलब क्या है? सेल और रिटर्न अकाउंट में वो हमारा क्या है? इतना बैलेंस है कि वो गुड्स अभी भी उन कस्टमर्स के पास ही है जिन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, जिन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सेम क्वेश्चन जो हम पहले वाले मेथड से कर रहे थे। पहली एंट्री नॉर्मल सेल्स की, सेकंड एंट्री गुड्स रिटर्न की अगर है तो, थर्ड एंट्री रिवर्सल एंट्री, फोर्थ एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर लेना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में देखो एक टेबल गिवन है। 10th में टेबल गिवन है क्या? चलो आप बताओ फटाफट, क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ, और और सबसे पहला काम ये है कि जो क्वेश्चन में ये जो 3 पार्ट है इसको आंसर में भी एज इट इज नोट करना है। कट कॉपी पेस्ट कर लोगे इतना काम? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हमें एज इट इज नोट करना है। चलो करो, ये आंसर का पार्ट है मतलब। डेट बताओ। 10 दिसंबर। एक मिनट दे दो। मई 2021 में ये वाला क्वेश्चन सेम एग्जाम में आया था। इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मतलब फ्री के 5 नंबर है इसमें।
पॉइंट ए पढ़ना, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स में क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स, क्या बनाना है, सोल्ड एंड, बस इसके आगे दो कॉलम और बना लेते हैं अपन, सोल्ड और रिटर्न्ड। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 500 सेकेंड्स लेफ्ट, तो आई वांट टू कंप्लीट दिस आंसर विद इन 500 सेकेंड्स। अब तो और कम हो गए। चलो पे अटेंशन, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने को कुछ पार्टीज और कुछ डेट्स गिवन है और अमाउंट गिवन है। इस पार्टी को हमने गुड्स कब सेंड करे, 10 दिसंबर को। टीएफ को कब सेंड करे, 12 दिसंबर को। 15 दिसंबर को जीएचआई को, फिर डीएफ को वापस 20 दिसंबर को, 25 को एबीसी कंपनी को, और 30 दिसंबर को जीएचआई को। ठीक है, अमाउंट ये रहा। इसमें एक पॉलिसी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पॉलिसी। अनिरुद्ध क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पॉलिसी 15 डेज। लेकिन ये पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। या तो तुम 15 दिन में मुझे जवाब दे दो वेदर यू वांट टू कीप द गुड्स और नॉट, अदरवाइज उसको हम सेल मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको, या तो 15 दिन में जवाब दे दो, नहीं हम उसको क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। वो हमने कस्टमर को बोला है। अब आप एक एक चीज, अब आपके टेबल में एवरीवन हैव टू लुक इन द क्वेश्चन। आपको देखो टेबल के आगे एक डेट गिवन है, क्या गिवन है, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। पहले पॉइंट के सामने लिखा हुआ है क्या, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। हमने गुड्स कब सेंड करे थे, इसके 15 दिन कब होते हैं, क्या 25, इसका मतलब इसने हमें इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर, तो हम इसको 25 दिसंबर को सेल मान लेंगे। एक इसमें डेट का कॉलम और लिख दूंगा। तो 25 ऑफ दिसंबर को हमने क्या मान लिया इसको, सेल। तो 10,000 की सेल हो गई। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। और रिटर्न तो होगा ही नहीं वो। चलो नेक्स्ट बताओ, डेट क्या है, रिटर्न ऑन 16 दिसंबर। 12 दिसंबर को गुड सेंड करे, 15 दिन का टाइम था, लेकिन वो बड़े ईमानदार लोग हैं, 16 दिसंबर को हमें उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,000 एज इट इज रिटर्न में लिख देंगे, तो सिंपल। नेक्स्ट, 2000 रिटर्न ऑन 20th ऑफ दिसंबर। देखो इसको 15 दिसंबर को गुड्स सेंड करें, हमें ये लिखा हुआ है कि 20 दिसंबर को 2000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। 1000 के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न। आउट ऑफ 12,000 ओनली 2,000 गुड्स आर रिटर्न। क्या बचे हुए गुड्स की कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, सेल्स मान लेंगे। और 15 दिसंबर से 15 दिन कब होते हैं, 30 दिसंबर। देखो सुनो, क्लियर है, ये 15 दिसंबर है, इसके 15 दिन कब होते हैं, 30 दिसंबर। 20 दिसंबर को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हमने रिटर्न में 20 दिसंबर को 2000 लिख दिया। बट 30 दिसंबर तक हमें वेट करेंगे, इसका भी तो वेट करेंगे ना 10 दिन और। भाई 20 दिसंबर को गुड्स रिटर्न कर दिया, लेकिन 10 दिन और वेट करेंगे। भाई अभी तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, लेकिन उसने 30 दिसंबर तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो 12,000 में से 2,000 के गुड्स रिटर्न आ गए, तो बचे हुए 10,000 को क्या मान लेंगे, सेल्स मान लेंगे। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न ऑन 24 दिसंबर, वेरी गुड। 24 दिसंबर, रिटर्न का मतलब सोल्ड। ओके, गुड्स रिटेन्ड, समझ जाओगे ना, दोनों इसका है और ये 24 दिसंबर को रिटेन। नेक्स्ट, अगेन गुड्स रिटेन ऑन 28 दिसंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने के गुड्स हैं, 11,000 के रिटेन हो गए। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, ये 30 दिसंबर है और इसने 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी।
क्या हम इसको सेल मान सकते हैं क्या? क्या हम इसको रिटर्न मान सकते हैं क्या? ना तो सेल मान सकते हैं ना रिटर्न मान सकते हैं। इसको एज इट इज छोड़, कुछ नहीं करना है। ये टेबल क्लियर है? अब हम थोड़ा सा टोटल कर लेते हैं। 10, 25, 37, 53, 64, 77। तो 77,000 के टोटल गुड्स हमने सेंड करे। आउट ऑफ दैट 47,000 के सेल हो गए, 17,000 के रिटर्न हो गए, और 13,000 गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर। फटाफट से लेजर बनाओ। ये सबको क्लियर है ना? ये सबने नोट कर लिया? कंट्रीज वर्ड की जगह तुम ये भी लिख सकते हो, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। बताओ कितने गुड्स हमने सेंड करे थे टोटल? 77। फिर 2, रिटर्न कितने के हो गए थे? एक बार अगर वो टेबल बना ली फिर तो ये अकाउंट बहुत सिंपल है। सेल्स कितना हो गया था? एक मिनट अर्नव। 31 दिसंबर। अर्नव इसमें डेट जो है वो 31 दिसंबर आएगी, बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको 31 दिसंबर अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर की एंट्री है। अगर आप डेट का कॉलम बनाते हो तो ये सारी एंट्री कब करनी है? और इधर भी 31। चलो बोलो, क्लियर है ना अकाउंट? सिंपल। बाय गुड सेंट ऑन अप्रूवल 77,000 जो टोटल था, उसमें से रिटर्न कितने हो गए? रिटर्न हो गए 17,000, 47,000 का सेल हो गए, बाकी का बैलेंस सीडी जो गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर।